नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉक टेस्ट 46 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये जो सेशन है वो हिस्ट्री स्पेशल क्लास है। यहाँ पर हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे सेशंस को देखेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए प्लस नंबर ऑफ एमसीक्यूज आप लोग सॉल्व भी कर ले। तो चलिए अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को कोर्सेज के बारे में देना चाहूँगी। जो सबसे पहला कोर्स है ये एक फाउंडेशन कोर्स है जो कि यूपीपीसीएस 2025 के लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है क्लास। मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स की जब हम बात करते हैं तो जीएस के पेपर के साथ साथ सीसैट प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा और मेंस पेपर में आपके जीएस पेपर के साथ साथ हिंदी और एसए पेपर भी इंक्लूडेड होगा। प्लस किस तरीके से आपको मेंस में आंसर लिखना है ये भी आपको क्लास में बताया जाएगा। तो इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए दो और नए कोर्सेज लेकर आया है। एक तो टेस्ट सीरीज है जो कि 2025 पीसीएस प्रीलिम्स के लिए लॉन्च की गई है। इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को 12,000 से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे। और दूसरा जो है ये मुख्य परीक्षा से रिलेटेड आपकी सीरीज है जिसमें कि 2024 के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें आपके सारे सिलेबस को, एंटायर सिलेबस को वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है और हर टॉपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जिसके कि आंसर्स आप हमें लिखकर सेंड करते हैं। हमारे यहाँ के फैकल्टी उसको चेक करके आपको फीडबैक देते हैं। प्लस 5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके कि मॉडल आंसर्स कोचिंग द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें टोटल हर टॉपिक से आपके पास 10 प्रश्न होते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो क्लास अगर इन दोनों में से किसी भी कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कोई क्वेरी है या आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ये नंबर दिया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न को देखने के पहले एक चीज़ हमेशा किया करिए, जब भी आप अपनी पढ़ाई करने बैठिए, मैं हर क्लास में ये बात आपसे कहती हूँ, आप 2 मिनट अपने आप सोचा करिए, खुद बैठ के सोचा करिए कि आपका जो नाम है वो लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट में है। ठीक है, खूब अच्छे से खुश हो जाइए कि वाह मिठाइयाँ बांट रहा हूँ, माला पहन रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए जाना है, अब सारे कोचिंग्स वाले आ रहे हैं, मिठाइयाँ मिठाइयाँ, सब जगह मिठाई मिठाई सोचो और खूब खुश हो जाओ। ठीक है, सब आपसे कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब ये सपना देखने के बाद आप खोलिए और अपने आप से एक प्रश्न जरूर किया करिए रोज कि आपका सिलेक्शन क्यों होना चाहिए। तो उसके पीछे का जो आंसर है वो है कर्म। ठीक है, आप सभी को कर्म करना है। पुट योर 100%, आपको अपना 100% देना है। क्लास खुद पर विश्वास रखिए कि मैं इस योग्य हूँ, कि मैं इस सफलता मतलब इस परीक्षा में मुझे सफलता मिल सकती है। ठीक है, मैं इस योग्य हूँ और मैं कर्म भी कर रहा हूँ। तो कर्म करना आपका काम है, फल देना ईश्वर का काम है और ईश्वर किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करता है। तो अपना कर्म करते रहिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने माता पिता के पर विश्वास रखिए, उनके आशीर्वाद पर विश्वास रखिए और सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए। ठीक है, आप इस एग्जाम में ज़रूर सफल होंगे। चलो अब आज के क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। हम एक आसान प्रश्न के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और धीमे धीमे एक एक प्रश्नों के माध्यम से हम क्या करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे सेशंस को कवर कर लेंगे। यहाँ पर देखो, Who was the president of the first session of Indian National Congress in 1885? तो आप सभी को पता है आईएनसी का जो गठन है वो 1885 में हुआ है। तो आईएनसी का जो पहला सेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो बताने की आवश्यकता तो है नहीं आप लोगों को, कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी थे। बी आपका सही उत्तर है। ये बहुत ही आसान प्रश्न था। चलो दूसरा प्रश्न अब हम देखते हैं। इस प्रश्न को देखो, इसमें थोड़ा सा समय दूंगी, लेंदी प्रश्न है, आपके परीक्षा में इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है। 1885 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला दिया है, इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। अभी हमने देखा इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन था इट वॉज प्रिसाइडेड बाय वोमेश चंद्र बनर्जी। ये बिल्कुल सही है। दिस सेशन वॉज ओरिजिनली प्लान टू बी हेल्ड इन पुणे।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन था वो पुणे में होने वाला था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग फैलने के कारण उस सेशन को मुंबई में कराया गया। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, प्लानिंग की गई थी कि पुणे में होगा, लेकिन पुणे में प्लेग फैला था जिसकी वजह से मुंबई में सेशन हुआ। द सेशन डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अभी 1929 में जाकर की है, जब लाहौर सेशन होगा, ठीक है। 1928 तक, नेहरू रिपोर्ट तक तो हमने डोमिनियन स्टेटस की ही मांग की है, हमने पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की है, ये याद रखिएगा। एओ ह्यूम प्लेड अ की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ INC, ये बिल्कुल सही है। एओ ह्यूम जो थे उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4, 1, 2, 4। बी आपका सही उत्तर है, 3 गलत है। 3 क्यों गलत है पता है ना, कि हमने पूर्ण स्वराज की मांग तो हम कब करेंगे, INC के लाहौर सेशन में, याद रखिएगा। और ईयर कौन सा है, 1929। प्रिसाइड कौन करेगा, जवाहरलाल नेहरू। अभी हम इससे रिलेटेड भी प्रश्न देखेंगे आगे, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रही हूँ। यहाँ पर आपका सही उत्तर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखिए, बड़ा प्रश्न है तो मैंने स्लाइड पे पूरा कवर कर दिया है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, मैं थोड़ा स्लाइड से हट जाती हूँ। 1886 के सेशन की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। 1886 का सेशन जो है वो आपका कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में हुआ था बोला गया है। फिर उसके बाद दादा भाई नरोजी ने उसको प्रिसाइड किया था बोला गया है। फिर उसके बाद बोला गया है, इट वॉज द फर्स्ट सेशन इन विच द डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया पार्टिसिपेटेड, या पहला अधिवेशन था जिसमें ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और चौथा पॉइंट है, इस अधिवेशन ने स्वराज की मांग आधिकारिक रूप से की थी, स्वराज की मांग आधिकारिक रूप से की थी। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए क्लास। तो डिस्कस करें, आप लोग ने पढ़ लिया होगा, टाइम सफिशिएंट था। देखिए 1886 का जो सेशन है वो कोलकाता में हुआ था, बिल्कुल सही है, ठीक है। दादा भाई नरोजी ने इस सेशन को प्रेसाइड किया था, ये भी सही है, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट सेशन इन विच द डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया पार्टिसिपेटेड, हाँ, यह पहला अधिवेशन था जिसमें ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इस अधिवेशन ने स्वराज की मांग आधिकारिक रूप से की थी, नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, अभी हम स्वराज की मांग कब करेंगे, 1905 के बाद, याद रखिएगा। 1905 में क्या होगा, बंगाल का विभाजन होगा, ठीक है। और 1906 के सेशन को आप देखेंगे जिसको कि फिर प्रिसाइड करेंगे दादा भाई नरोजी ही, ठीक है। 1886 के बाद अगर हम देखें, दादा भाई नरोजी ने 1893 में भी प्रिसाइड किया है, फिर हम देखेंगे 906 में भी इन्होंने प्रिसाइड किया है। और 1906 वाले सेशन की जब ये अध्यक्षता करते हैं तो वहां पर वो किसकी मांग करते हैं, हाँ, वो स्वराज की मांग करते हैं। स्वराज, स्वदेशी, बायकॉट और नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की जाती है, वो 906 में, बंगाल के विभाजन के बाद। तो फोर्थ आपका गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, और पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही है, तो बी आपका सही उत्तर है। कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई होगी, समझ में आ रहा है। पेपर में अगर प्रश्न बनेगा तो इस तरीके से डिफिकल्ट प्रश्न बनेगा, अगर डायरेक्ट प्रश्न बनना होगा तो सीधे पूछ लेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आप बताएंगे उमेश चंद बनर्जी ने। पहला सेशन कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था। दूसरा सेशन कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नरोजी ने की थी। दादा भाई नरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। और ड्रेन थ्योरी ऑन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसके द्वारा दिया गया है, दादा भाई नरोजी द्वारा, ठीक है। और दादा भाई नरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की है, 1886 में की है, 1893 में की है और 1906 में की है। क्लियर, सारे पॉइंट्स को याद करते हुए, रिवाइज करते हुए चलिए, मैं फिर रिपीट कर दूंगी। चलो अब इस प्रश्न को देखो, क्या बोला गया है, विच INC सेशन, मैं इधर साइड में हो जाऊं ताकि आपको दिखे। Which INC session was presided over by the first Muslim president? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहले मुस्लिम अध्यक्ष ने की थी? तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा आपका।
यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा 1887 मद्रास। 1887 मद्रास जो कि थर्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो थर्ड सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता बरुद्दीन तैयबजी ने की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसीलिए हम कह सकते हैं बरुद्दीन तैयबजी जो थे वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1887 मद्रास सेशन को प्रिसाइड किया था। ठीक है क्लास, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब आईएनसी फॉर्म हुआ 1885 में तो ऐसा माना जाता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रही है। आईएनसी जब फॉर्म हुआ था, जब इसका 1885 में बॉम्बे में इसका सेशन हुआ था पहला, तो उसमें कितने डेलीगेट्स थे, कितने मेंबर्स थे? मात्र 72 मेंबर्स। ठीक है, और इसमें मुस्लिम बहुत ही कम थे, ये याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं जैसे सर सैयद अहमद खान और इन लोगों को लगता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कि हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसी मिथ को खत्म करने के लिए भी 1887 में बरुद्दीन तैयबजी को इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर क्लास? चलो अगला प्रश्न देखें। अभी सारी बातें एक बार रिपीट करके आपको रिवाइज भी करा दूंगी बीच बीच में, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। एक एक प्रश्न को देखते चलिए, आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे इंपॉर्टेंट सेशंस कवर हो जाएंगे। इन कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक गैर भारतीय ने की थी? अब यहाँ पर बोला गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसकी की अध्यक्षता एक गैर भारतीय ने की थी? तो यहाँ पर बताइए 1887 मद्रास। ठीक है, अभी हमने देखा 1887 मद्रास के तो अध्यक्षता फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट द्वारा की गई थी, बरुद्दीन तैयबजी द्वारा। दूसरा देखिए 1888 इलाहाबाद, तो याद रखिएगा ये आपका बिल्कुल सही है। 1888 इलाहाबाद की अध्यक्षता जॉर्ज यूल द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये पहले गैर भारतीय अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। क्लियर है क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, काफी बड़ा प्रश्न है तो आप लोग समय लीजिए। जो भी बड़ा प्रश्न है उसमें वीडियो को पॉज करिए, आराम से अपने प्रश्नों को पढ़िए। ठीक है, और फिर उत्तर दीजिए। यहाँ पर 1889 की बात की गई है। जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस है मैं उसको कवर करते हुए चल रही हूँ, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। यहाँ पर देखिए, आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए थोड़ा समय लेके। क्या दिया गया है? 1889 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला कथन दिया गया है, यह अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता ब्रिटिश सिविल सेवक विलियम वेडरबर्न ने की थी। इस अधिवेशन में सिविल सेवाओं के भारतीयकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया था और यह पहला अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो अब देखिए क्लास, मैं एक बार आपको रिवाइज कराती हूँ, जल्दी से रिवाइज करो। 1885 का जो सेशन था वो कहाँ पर हुआ था? वो बम्बई में हुआ था, जिसकी की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, जिसके के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था ना, तो उस समय उसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। ठीक है, बाद में इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। किसके रिक्वेस्ट पे, किसके सजेशन पे? दादा भाई नौरोजी के सजेशन पे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो दूसरा सेशन हुआ है 1886 का, उसको किसने प्रिसाइड किया? जहां पर भी हो बोलो, ताकि रिवीजन हो। देखो, खूब एक्टिव होके पार्टिसिपेट किया करो। अगर मैम कह रही है, भले मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ, ठीक है, भले आप मतलब मुझसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन आपका रिवीजन होगा, नींद नहीं आएगी बीच में। अब ऐसे बैठ के बस ऐश्वर्या मैम को सुनते रहोगे तो 10 मिनट बाद सो जाओगे। स्पीड बढ़ाओ लेक्चर की, मैं तो कहती हूँ 1.75 करो, जितने पे आप कंफर्टेबल हो। और जैसे जैसे मैं पूछती हूँ कि 1886 में सेशन कहाँ पर हुआ, तुरंत बोलो कलकत्ता में। मैम किसने प्रिसाइड किया है? दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड किया, तुरंत बोलो। फिर इसके बाद 1887 का सेशन, तुरंत बोलो कहाँ पर हुआ है? मद्रास में हुआ है। किसने प्रिसाइड किया है? बरुद्दीन तैयबजी ने प्रिसाइड किया है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बरुद्दीन तैयबजी जो है वो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं। क्लियर? फिर उसके बाद देखो 1888 का सेशन कहां पर हुआ है? तुरंत बताओ। इलाहाबाद में हुआ है। ठीक है, किसने प्रिसाइड किया है?
जॉर्ज यूल ने प्रिसाइड किया है। अब कौन सा सेशन आ गया? 1889 का। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर क्या दिया गया है, 1889 के सेशन की बात की गई है। यह अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता ब्रिटिश सिविल सेवक विलियम वेडरबर्न ने की थी, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इस अधिवेशन में सिविल सेवाओं के भारतीयकरण की आवश्यकताओं पर बल दिया गया था, यह भी सही है। यह अधिवेशन पहला अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था? नहीं, महात्मा गांधी थे ही नहीं भारत में। महात्मा गांधी तो 1915 में आते हैं ना, फिर पार्टिसिपेट करेंगे आईएनसी के सेशन में, तो ये बिल्कुल गलत है। 4 को हटाओ, ये ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो एओ ह्यूम की जो जीवनी थी, ठीक है, उसको किसने लिखा था? परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापकों में एओ ह्यूम का नाम आता है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा एओ ह्यूम के जो जीवनी थी उसको किसने लिखा था? विलियम वेडरबर्न ने लिखा था, ये भी याद रखिएगा। एओ ह्यूम को हम लोग हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जितने पॉइंट्स याद आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। इस प्रश्न को देखो, हु प्रिसाइडेड ओवर दी 905, 1905 वाले सेशन की बात कर दी गई है। ठीक है, सेशन हेल्ड एट बनारस अपोजिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। यहाँ पे लिखा गया है 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ है, बंगाल का विभाजन हुआ है। तो उस समय 1905 का जो सेशन हुआ था बंगाल में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बताओ, उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। अब देखो, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम जब हम लेते हैं तो इनको पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी भी कहा जाता है। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन को प्रिसाइड किया था? 1905 का सेशन, जो कि कहां पर हुआ था? बनारस में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अभी देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है यही। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, 1905 में ही द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का गठन भी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, ध्यान से देखना क्या दिया गया है। इन विच सेशन वॉज स्वराज डिमांडेड फॉर द फर्स्ट टाइम? अभी मैंने आपको बताया कि 1886 का जो सेशन है उसको प्रिसाइड किया है दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, जो कि आपका कलकत्ता में हुआ है। 1906 का जो सेशन है, ठीक है, बंगाल के विभाजन के बाद वाला, 1905 के बाद 1906 वाला सेशन जो है उसको भी दादा भाई नौरोजी ही प्रिसाइड करते हैं और उसमें स्वराज की मांग की जाती है। तो यहाँ पर आपका बी जो है वो सही उत्तर है। देख लीजिए, यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। अच्छा, 1906 वाला जो सेशन है उसमें कुछ और बातें रखी जाती है, जैसे स्वराज, याद रखिएगा, स्वदेशी की बातें की जाती है। ठीक है, बाइकॉट करने की बात की जाती है और नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की जाती है। ये याद रखिएगा, क्लास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन से रिजोल्यूशन पास किए गए थे 1906 वाले आईएनसी सेशन में, जिसकी की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी? तो आप स्वदेशी बताएंगे, स्वराज बताएंगे, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई थी और बाइकॉट की बात की गई थी। क्लियर है इतनी चीजें? चलो अभी मैं रिवाइज भी आप लोगों को कराऊंगी, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अभी देखिएगा, जब मैं टाइमलाइन आपको बताऊंगी ना तो आपको सब याद हो जाएगा। इधर आ, द स्प्लिट बिटवीन द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट अकर्ड इन विच आईएनसी सेशन? ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में गरम दल और नरम दल में विभाजन किस सेशन में हुआ था? बताओ। तो 1907 का जो सूरत का सेशन था उसमें नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इस प्रश्न को देखो, थोड़ा समय लो और इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूं ताकि आपको प्रश्न अच्छे से दिखे। ध्यान दीजिएगा क्लास, क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पर। 1907 वाले सेशन से रिलेटेड है ये। तो बताइए, 1908 वाले सेशन से रिलेटेड है। 1907 वाला तो आपका सूरत स्प्लिट से रिलेटेड था। 1908 देखिए, ये जो सेशन है वो मद्रास में हुआ है। रास बिहारी घोष इसको प्रिसाइड करते हैं। जो स्प्लिट हुआ है बिटवीन द मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में जो स्प्लिट हुआ है,
ठीक है, वो मतभेद अभी भी जारी है। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिवेशन में सक्रिय रूप से भाग लिया था और भाषण दिया था। चल पढ़ लो आराम से, वीडियो को पॉज करो, जो बातें बताऊंगी उसको ध्यानपूर्वक सुनना। वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िए क्लास, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अभी मैं आपको बताने जा रही हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट मुझे सुनिए, पेन अपनी साइड में रखिए और मुझे सुनिए। 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है, ठीक है, आपको पता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है। उस समय जो वॉइसरॉय था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ था तो उस समय वॉइसरॉय कौन था, तो आप क्या बताएंगे? डफरिन बताएंगे। 1885 में जब आईएनसी फॉर्म हुई है तो उस समय जो वॉइसरॉय था वो डफरिन था, ठीक है। 1905 का समय आ गया है, इस समय वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन है और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। ईस्ट बंगाल में हम देखते हैं मुस्लिम मेजॉरिटी है, वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी है। तो इस बेसिस पे हिंदू मुस्लिम में फूट डालने के लिए कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। लेकिन कहा क्या जाता है ऑफिशियली, हम एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे इतने बड़े प्रोविंस को, बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस है तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन सही बात ये नहीं थी, कर्जन क्या कर रहा था? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहा था। इतनी चीजें क्लियर है। अभी तक 1885 से 1905 तक कहीं ना कहीं जो मॉडरेट्स थे, जो नरम दल के नेता थे, उनको ऐसा लगता था कि अगर हम अपनी बात रखेंगे, अगर हम प्रे करेंगे, पिटीशन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, हम रिटन में देंगे, हमारी बात अगर ब्रिटिश सरकार तक पहुंची, क्राउन तक पहुंची, तो वो हमेशा हमारे फेवर में ही डिसीजन लेंगे, ठीक है। लेकिन अब उनकी ये जो इमेज थी ब्रिटिश सरकार की, एक पॉजिटिव इमेज जो थी कि वो हमारी बात सुनेंगे, शायद वो हमारी बात नहीं सुन पा रहे, ये धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म होगी? जब 1905 में बंगाल के विभाजन का डिक्लेरेशन किया जाता है तो लोग इसका प्रोटेस्ट करते हैं। आईएनसी के जो मेंबर्स होते हैं वो भी प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं हम नहीं चाहते कि बंगाल का विभाजन हो। लेकिन लॉर्ड कर्जन किसी की बात नहीं सुनता है और 1905 16 अक्टूबर 1905 को वो बंगाल का विभाजन कर देता है। इससे क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं उनको समझ में आता है कि अब ऐसे सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगी, अब उंगली को टेढ़ा करने का समय आ गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आईएनसी में लीडर्स के ग्रुप ऊपर उठते हैं जिनको कि हम गरम दल के नेता कहते हैं। गरम दल के नेता में आपके आते हैं बालपाल लाल, लाल बाल पाल, ये आप सभी को पता होगा, जिसमें लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं और बिपिन चंद्र पाल हैं। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय वही लीडर हैं जो कि क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो आईएनसी है, क्लास मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो आईएनसी है वो एक सेफ्टी वॉल का काम कर रही है। क्यों ये कहते हैं कि आईएनसी जो है वो एक सेफ्टी वॉल का काम कर रही है? जब हम कुकर की बात करते हैं ना, कुकर में जो वॉल होता है वो क्या होता है, जब प्रेशर आता है तो प्रेशर रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से कुकर फटता नहीं है, ठीक है। यही तो काम होता है कुकर में, जब प्रेशर बनता है तो प्रेशर को रिलीज करने में कौन मदद करता है? वॉल्व करता है, सेफ्टी वॉल्व करता है। इसीलिए लाला लाजपत राय कहते हैं कि भारत में भी हो सकता है एक बहुत बड़ी क्रांति हो, जैसे कि क्रांति 1857 में हुई थी, और इस तरीके की क्रांति दोबारा भारत में ना हो और भारत में जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो रिलीज होता रहे। इसीलिए आईएनसी का फॉर्मेशन किया है एओ ह्यूम ने। समझ में आ रहा है? तो सेफ्टी वॉल थ्योरी वाले यही मानते हैं कि एओ ह्यूम को किन्हीं गुप्त सूत्रों से, किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से ये पता चला था कि भारत में फिर से हो सकता है 1857 वाली क्रांति रिपीट हो जाए। इसी वजह से एओ ह्यूम ने क्या किया, आईएनसी का फॉर्मेशन किया, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि ब्रिटिश सरकार हमारी बात सुन रही है, हम अपनी बात रख रहे हैं, एक टेबल पे बात रखी जाए, लेकिन कौन सुन रहा है, कौन क्या है, किसी को कोई फर्क ना पड़े। समझ में आ रहा है? तो बस प्रेशर को रिलीज करने के लिए आईएनसी का फॉर्मेशन किया गया था। ये किसने बोला था? सेफ्टी वॉल थ्योरी लाला लाजपत राय ने दी थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। अब जो हमारे गरम दल के नेता थे वो चाहते थे कि अब मॉडरेट लीडर्स
के हाथों से लीडरशिप जो है, अध्यक्षता जो है वो हमारे हाथ में आए। 1905 के सेशन में कुछ नहीं हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया। अब 1906 में एक्सट्रीमिस्ट लीडर गरम दल के नेता जाते हैं, कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे में से कोई मेंबर अध्यक्ष बने। मॉडरेट्स क्या करते हैं, उदार दल के नेता क्या करते हैं, दादा भाई नरोजी को नॉमिनेट कर देते हैं। दादा भाई नरोजी जो है वो ग्रैंड ओल्ड मैन है भाई, उनकी उम्र ज़्यादा है। अब जिसकी उम्र ज़्यादा है, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करेगा। तो गरम दल, नरम दल, दोनों दलों के नेता दादा भाई नरोजी की रिस्पेक्ट करते थे। इसी वजह से किसी ने भी उनको अपोज नहीं किया और कहीं ना कहीं दादा भाई नरोजी ने भी थोड़ा सा फेवर दिखाया एक्सट्रीमिस्ट को लेकर, जब वो बाइकॉट की बात करते हैं, जब वो स्वदेशी की और स्वराज की बात करते हैं। ठीक है, वो मानते थे पॉलिसीज को। लेकिन अभी भी कोई एक्सट्रीमिस्ट लीडर, गरम दल का नेता जो है वो अध्यक्ष नहीं बना है। अब 1907 वाले सेशन की जब बात आएगी, ठीक है, 1906 में तो दादा भाई नरोजी को बिठा दिया। अब 1907 वाले सेशन की जब बात आएगी तो गरम दल के नेता फिर कहेंगे कि हमारे में से किसी को अपॉइंट करिए, बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को, किसी को भी आप अपॉइंट करिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर हैं, नरम दल के लीडर हैं, वो क्या करेंगे, वो आईएनसी के सेशन को सूरत में रखवा देंगे। ठीक है, और सूरत जो है उस समय वो महाराष्ट्र प्रोविंस में आता था, ये याद है कि बॉम्बे प्रोविंस में आता था कहना चाहिए मुझे। और बॉम्बे प्रोविंस से कौन बिलोंग करते थे, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे प्रोविंस से बिलोंग करते थे, तो ऑटोमेटिकली उनका नाम अध्यक्ष पद से कट जाता है। क्योंकि आईएनसी जब फॉर्म हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब गठन हुआ था, तो उसमें एक पॉइंट ये भी लिखा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो बैठक है जिस प्रोविंस में होगी, उस प्रोविंस का लीडर उसे प्रिसाइड नहीं करेगा। तो अगर आईएनसी की 1907 वाला जो सेशन है वो सूरत में होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली बाल गंगाधर तिलक का नाम कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे और सूरत उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आती थी। ठीक है, इतना हो गया। लेकिन 1907 में, अब आपको पता है, यहाँ पर हम 1907 वाले की एक बार बात करते हैं। सूरत में जो हुआ है उसको प्रिसाइड करते हैं रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष प्रिसाइड कर रहे रहते हैं। मॉडरेट्स भी हैं, नरम दल के नेता भी हैं, गरम दल के नेता भी हैं। चलो, अध्यक्षता कर रहे हैं रास बिहारी घोष, एक मॉडरेट लीडर, एक नरम दल के लीडर। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब लाला लाजपत राय और जो और आपके गरम दल के नेता हैं उनको स्टेज पर बोलने का भी मौका नहीं दिया जाता है। जब उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर को, जो गरम दल के नेता को जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, वो गुस्सा जाते हैं कि भाई हमारे लीडर को तो आप बोलने ही नहीं दे रहे, और अंडा चप्पल सब बरसाया जाता है स्टेज पे। तो कहा जाता है 1907 का जो सूरत का स्प्लिट था उसमें भयंकर लड़ाई होती है नरम दल और गरम दल के नेताओं के बीच में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा क्लास, 1907 के बाद क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक पर सेडिशन का चार्ज लगाकर उन्हें मांडले जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब बाल गंगाधर तिलक को कहाँ पे, जेल में बंद कर दिया गया है। कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, ये भी याद रखिएगा। तो 1908 में जब उनको मांडले जेल भेजा जाता है, तो 6 जब इसमें ऐड करोगे तो 1914 वाला समय आएगा। और आप देखते हैं अब बाल गंगाधर तिलक का रोल कब आता है, होम रूल मूवमेंट के समय। वो कब है, 1916 है। ठीक है, याद रखिएगा। लखनऊ सेशन में बाल गंगाधर तिलक का नाम दोबारा आता है। बीच में बाल गंगाधर तिलक कहाँ गए, वो जेल में गए। ठीक है, उनको जेल भेज दिया जाता है सेडिशन का चार्ज लगाकर। क्लियर है, क्लियर है क्लास। चलो अब यहां पर देखो, तो बाल गंगाधर तिलक एक्टिवली पार्टिसिपेटेड एंड एड्रेस द सेशन, बिल्कुल नहीं। 1907 में नरम दल गरम दल में विभाजन हो जाता है, अब गरम दल हट गई, समझ में आ रहा है। और बाल गंगाधर तिलक पर तो अभी सेडिशन का चार्ज लगाकर उनको मांडले जेल में भेज दिया जाएगा। द स्प्लिट बिटवीन द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट कंटिन्यूड ड्यूरिंग दिस सेशन। हाँ, ये जो स्प्लिट है गरम दल और नरम दल में अभी कंटिन्यू रहेगी। 1916 के समय में हम देखेंगे जब लखनऊ पैक्ट होता है मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो वही समय ये भी होता है जब आपके मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट नरम दल और गरम दल एक साथ फिर आती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी सही है, रास बिहारी घोष इसको डिसाइड करते हैं
ये भी सही है, और ये मद्रास में होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 आपका सही उत्तर है। बताओ क्लास, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत? तो ध्यान दीजिएगा, 1907 और 1908 का जो सेशन है, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों को किसने प्रिसाइड किया है? रास बिहारी घोष द्वारा प्रिसाइड किया गया है। 1907 का सेशन सूरत में हुआ है, लेकिन 1908 का सेशन आपका मद्रास में हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर 1 2 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1909 के समय को देखते हैं हम लोग, क्या दिया गया है? द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 909, ठीक है, 1909 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो बताइए, 1909 का जो सेशन है आईएनसी का, वो कहाँ पर हुआ था? 1909 की बात करें तो आप लोगों को पता है इस समय मॉले मिंटो रिफॉर्म आता है, और मॉले मिंटो रिफॉर्म में कौन सी डिमांड रखी जाती है? सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी जाती है, पृथक निर्वाचन की बात की जाती है, और किसके लिए की जाती है? मुस्लिम्स के लिए की जाती है। इसीलिए कहा जाता है पाकिस्तान की नींव जो थी वो मॉले मिंटो रिफॉर्म के थ्रू रख दी गई थी, जब हमने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात, पृथक निर्वाचन की बात मुस्लिम्स के लिए कर दी। समझ में आ रहा है? ये बात याद रखिएगा। तो अब आपको बताना है कि जो आईएनसी का सेशन है 1909 वाला, वो कहाँ पर हुआ है और उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो आप बताएंगे ये जो सेशन है 1909 वाला, वो आपका लाहौर में हुआ है, और इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की है। दोनों चीज याद रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, बी सही उत्तर है। चलो, अब ये फिर एक बड़ा प्रश्न है, तो थोड़ा सा मैं साइड में होंगी, आप लोग आराम से पढ़िए। क्लास जो भी पॉइंट मैं बता रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो आप ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं आपको रिवाइज कराऊंगी तो आपको और समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या दिया गया है? 1911 के सेशन के बारे में दिया गया, पढ़िए। 1911 का सेशन कहाँ पर हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। ठीक है, इसको प्रिसाइड किसने किया है? बिशन नारायण दर ने किया है। इस सेशन में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया, और उसी वर्ष ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई। तो बताइए इसमें कौन कौन सा आपका सही है? बताइए क्लास। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1911 का जो सेशन है वो कलकत्ता में हुआ है, बिल्कुल सही है। अगर आपको और समय लेने की आवश्यकता पड़ती है तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए। वैसे मैं स्लाइड के बाहर इसीलिए चली जाती हूँ ताकि आपको दिखे। मेरे स्टूडेंट्स कुछ मैसेज करते हैं कि मैम आप स्लाइड के सामने खड़ी रहती हैं, तो जब उस मैसेज को पढ़ो तो बड़ा दुख होता है, बताओ। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया स्लाइड के बाहर पहले आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर थोड़ा समय रहता है, आपको और समय चाहिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। क्लास थोड़ी सी चीज़ें ना, स्पीड और स्क्रीनशॉट, ये सब खुद मैनेज कर लिया करिए। अब आप लोग तो भाई टेक्नोलॉजी तो आप सभी को आती है, यूज़ करिए टेक्नोलॉजी का। मैम की स्पीड बढ़ा दीजिए। अब सोचिए पुराने ज़माने में अगर मैम की स्पीड बढ़ा दी गई होती तो ऐसे कट 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 सारे आईएनसी के सेशन की अध्यक्षता कोई कर रहा है, लोगों को नहीं सुनना है, स्पीड बढ़ा दो, तो ऐसा नहीं होता ना उस समय। अभी हो रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया करो। ठीक है, चलो यहाँ पर आओ। दिस सेशन वॉज हेल्ड इन कोलकाता, दिस इज राइट। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण ने की थी। ठीक है, नारायण ने की थी। ड्यूरिंग दिस सेशन जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसको रद्द कर दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। कैपिटल जो था वो शिफ्ट कर दिया गया था कोलकाता टू दिल्ली, ये भी सही है। चलो, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आपका सही उत्तर होगा। अब ध्यान दीजिए क्लास, 1905 का जो विभाजन हुआ था बंगाल का, ठीक है, उस विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया जाता है जब दिल्ली दरबार होता है। ठीक है, दिल्ली दरबार के समय वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड हार्डिंग है, याद रखिएगा। और दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग का जो काफिला जा रहा था उस पर बम किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने। मैं हर बार अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स से कहती हूँ कि ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तो उत्तर ठीक है आपका, यहाँ पर जो बता रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। दो नाम है, आरबी घोष है, ठीक है, कभी हो सकता है परीक्षा में आपको कंफ्यूज करें, और एक आरबी बोस है। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो आरबी घोष है ना, ये आपकी
नरम दल के नेता हैं और यही आरबी घोष ने 1907 और 1908 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया था। जब सूरत स्प्लिट होता है तब भी इन्होंने ही प्रिसाइड किया था, रास बिहारी घोष ने। लेकिन ये जो आरबी बोस हैं ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, जो कि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये अनुशीलन समिति से रिलेटेड थे, अनुशीलन समिति से जुड़े थे। और रास बिहारी बोस क्या करते हैं, 1911 में जो लॉर्ड हार्डिंग था, वॉइसरॉय था, उसके काफिले पे बम गिरा देते हैं दिल्ली दरबार के समय। ये याद रखिएगा। दिल्ली दरबार में क्या क्या हुआ था, जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का उसको रद्द कर दिया गया था। पहली चीज, कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। दूसरी चीज, और 1911 वाला जो आईएनसी का सेशन है इसमें पहली बार, ठीक है, राष्ट्रगान गाया गया था। किसने लिखा था राष्ट्रगान? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। चलो अब और देखते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। 1916 लखनऊ सेशन इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए, जो 1916 का जो लखनऊ सेशन था वो किस लिए फेमस था? जो स्प्लिट था कांग्रेस में वो हुआ था? नहीं, अभी आप पढ़ेंगे 1916 में जो स्प्लिट था, जो कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था नरम दल गरम दल में, वो खत्म हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग? नहीं, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग कब हुआ है? 1906 में हुआ है। मैंने आपको बताया है 1906 में ढाका में, ढाका का नवाब कौन था? सलीमुल्लाह खान था। अध्यक्षता किसने की थी? आगा खान ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। लखनऊ पैक्ट एंड रीयूनियन ऑफ कांग्रेस, ये बिल्कुल सही है। इसमें लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था किसके किसके मध्य? इंडियन नेशनल कांग्रेस के मध्य और मुस्लिम लीग के मध्य। लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तो बहुत ही गड़बड़ है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। क्लियर क्लास, कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं हुई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, याद रखिएगा एक चीज और, 1916 में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ है ना, किसका किसका? बाल गंगाधर तिलक का और एनी बेसेंट का। ये याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ है 1916 में, उसी में बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं? स्वराज इज माई बर्थ राइट। ठीक है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये बोलते हैं ना कि स्वराज जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये याद रखिएगा। चलो, ये क्वेश्चन काफी लंबा है तो थोड़ा सा समय लीजिए और आप पढ़िए इस प्रश्न को। 1916 से रिलेटेड है, आईएनसी के सेशन से रिलेटेड है। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट वैसे बता दिए हैं, लेकिन तब भी एक बार आप पढ़िए इसको। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, देखते हैं हम लोग। 1916 में लखनऊ में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में, यह अधिवेशन कांग्रेस में उदारवादी और उग्रवादी के पुनः मिलन का प्रतीक है। बिल्कुल सही है। लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। यह भी बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने जेल से रिहा होने के बाद भाग लिया था। यह भी बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। भाई, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस 1929 में करेगा। फोर्थ गलत है, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या है? 1, 2, 3 आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लास, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1911 वाला सेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद 1915 वाले सेशन को अगर आप देखेंगे तो ये याद रखिएगा, 1915 में जो सेशन हुआ है ना, उसमें लॉर्ड विलिंगटन ने पार्टिसिपेट किया है। हो सकता है कभी परीक्षा में आपसे ये भी पूछ ले। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जो 1915 वाला सेशन आपका हुआ है उसमें किसने पार्टिसिपेट किया है? लॉर्ड विलिंगटन ने पार्टिसिपेट किया है। और उसकी अध्यक्षता किसने की है? एसपी सिन्हा ने। और वो हुआ कहाँ पर है? एसपी सिन्हा ने अध्यक्षता की है। हुआ कहाँ पर है? बॉम्बे में हुआ है। पार्टिसिपेट किसने किया है? लॉर्ड विलिंगटन ने पार्टिसिपेट किया है। फिर 1916 वाला हमने देख लिया, ये कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है। ठीक है, एसी मजुमदार, याद रखिएगा, अंबिका चरण मजुमदार ने इसकी अध्यक्षता की है। ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में नहीं दिया था आपको। ठीक है, इसमें लखनऊ पैक्ट साइन हुआ हिंदू और मुस्लिम लीग के बीच में, सॉरी आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में क्या साइन हुआ? लखनऊ पैक्ट साइन हुआ।
जो आईएनसी का विभाजन हुआ था नरम दल गरम दल वाला, वो भी खत्म हुआ और बाल गंगाधर तिलक रिहा होके आ गए हैं वापस, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलो इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। और अब बाल गंगाधर तिलक होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करेंगे और 1916 में क्या कहेंगे बाल गंगाधर तिलक, स्वराज इज माई बर्थ राइट। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब देखो, विच सेशन कंडेम्ड दी जलियांवाला बाग मस्त करें। ठीक है, हत्याकांड की बात की गई है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा किसने की है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस की है कि हम लोग 1916 के बाद 1919 में आ गए हैं। 1917 में भी एक इंपॉर्टेंट सेशन है, उससे रिलेटेड प्रश्न होगा, उसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी आंसर बता दूंगी तो उस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाओगी, अभी ध्यान दो। यहाँ पर 1919 वाले हम सेशन की बात कर रहे हैं जिसमें कि जलियांवाले बाग हत्याकांड की निंदा की गई है। तो ये सेशन जो था वो अमृतसर में हुआ था। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा 1919 वाला जो अमृतसर का सेशन था उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई है और उसकी अध्यक्षता किसने की है, मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ बस अब आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी 1917 वाला आएगा लेकिन उसके पहले 1924 वाला सेशन आ गया। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसको पहली बार किसी महिला ने, भारतीय महिला ने, भारतीय शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार किसी भारतीय महिला ने उसकी अध्यक्षता की थी। तो वो कौन सा सेशन था और किसने अध्यक्षता की थी, तो यहाँ पर अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने 1924 में आईएनसी सेशन को। ये याद रखिएगा आप लोग। 1924 नहीं, 1924 वाला जो सेशन है ये भी मैं बता दूं। देखिए अगर आ गया है तो रिवाइज करने में क्या दिक्कत है। 1924 वाला जो सेशन है वो आपका बेलगांव में हुआ है। ठीक है, जिसकी की अध्यक्षता किसने की है, महात्मा गांधी ने की है। और याद रखिएगा कभी भी आपकी परीक्षा में पूछे महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाली एक सेशन को प्रिसाइड किया है, वो है 1924 वाला सेशन जो कि बेलगांव में हुआ था, महात्मा गांधी ने उसकी अध्यक्षता की थी। और 1924 के बाद 1925 वाला जो सेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की है, सरोजनी नायडू ने की है, जो कि कहां पर हुआ है, कानपुर में हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अभी मैंने 1924 बोल दिया था ना, आप में से बहुत से स्टूडेंट ने नोटिस भी कर लिया होगा। जिसने नोटिस किया है वेरी गुड क्लास, आपकी तैयारी अच्छी है। जिसने नहीं नोटिस किया है ध्यान दो, 1924 में बेलगांव में जो सेशन हुआ था उसको महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था। चलो आगे देखते हैं, 1925 वाला सरोजनी नायडू ने। क्लियर हो गया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, बताइए पहली महिला कौन थी। याद रखिएगा 1917 का जो सेशन है, 1917 में पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता एक महिला द्वारा की गई थी और वो उस महिला का नाम था एनी बेसेंट। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा 1917 का जो कलकत्ता का सेशन था उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। अब एनी बेसेंट का नाम जब हम लेते हैं तो क्या क्या पॉइंट हमें याद रखना चाहिए। एनी बेसेंट एक आयरिश वुमेन थी जो कि भारत आती हैं, ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ने। थियोसोफिकल सोसाइटी जो है उसका फॉर्मेशन किसने किया था, बताइए, मैडम ब्लावस्की ने और ऑक्टेवियन ने ना। हाँ, ऑक्टेवियन करके नाम है, मैडम ब्लावस्की और ऑक्टेवियन, याद नहीं आ रहा मुझे, ऐसे ऑक्टेवियन करके नाम है। मैडम ब्लावस्की और ऑक्टेवियन द्वारा किया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और फिर आपको याद रखना है कि एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ने आई थी, उसकी फाउंडिंग मेंबर नहीं थी। ठीक है, ये उसकी फाउंडिंग मेंबर नहीं थे, फाउंडर्स में से नहीं थी थियोसोफिकल सोसाइटी के। ये चीज़ क्लियर है। फिर जब एनी बेसेंट जाती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में प्रिसाइड करती हैं तो ये अपना एक आइडिया रखती है होम रूल मूवमेंट वाला। ठीक है, उसमें ये बताती है कि आयरलैंड में होम रूल मूवमेंट चल रहा है, उसी तरीके से मैं भी भारत में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करना चाह रही हूँ। अब हमारे बाल गंगाधर तिलक सेडिशन चार्ज की जो सजा थी 6 साल की, उसको खत्म करके आईएनसी के सेशन में आके बैठे हैं। तो जब एनी बेसेंट बताती है होम रूल मूवमेंट के बारे में तो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं अरे वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा आइडिया, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आइडिया तो एनी बेसेंट का था जो कि एक आयरिश वुमेन थी, जो कि अपने आयरलैंड से ये आइडिया लेके आई थी अगर कहा जाए। लेकिन जो होम रूल मूवमेंट था बाल गंगाधर तिलक का, वो एनी बेसेंट के होम रूल मूवमेंट से पहले ही स्टार्ट हो जाता है।
यहाँ पर क्यों ऐसा होता है, एनी बेसेंट जब आपने आइडिया को प्रेजेंट कर रही रहती हैं तो वो आईएनसी के मेंबर्स को 1 साल का समय देती है कि आप आइए हमारे होम रूल मूवमेंट से जुड़िए, मैं एक होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करना चाहूँगी और आप लोगों को 1 साल का समय, आप लोग विचार करके मुझे बताइए। लेकिन यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक पहले ही होम रूल मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ये याद रखिएगा एनी बेसेंट से रिलेटेड इतने फैक्ट्स को, ठीक है, क्लियर। चलो देखिए, मैडम ब्लावस्की ऑक्टेवियन ने, मुझे बिल्कुल नाम क्लिक नहीं कर रहा है, एक मिनट, ऑक्टेवियन तो ये है, एओ ह्यूम वाले ऑक्टेवियन है, ठीक है, वो नहीं, ऑक्टेवियन नहीं, ये तो आईएनसी के आपके फाउंडर मेंबर हो गए, ऑक्टेवियन उनका टाइटल था। यहाँ पे मैडम ब्लावस्की और ऑलकार्ट थे शायद, ऑलकार्ट, ध्यान दीजिएगा क्लास, थोड़ा सा वो मैंने ऑक्टेवियन बोला है उसको सही करिए, ऑलकार्ट थे, ध्यान से इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। कभी कभी हम लोग भी पढ़ाते पढ़ाते ना नाम जो है भूल जाता है, और मुझे तो अक्सर ये दिक्कत होती है। अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आ जाए मैम कौन से बुक पढ़ना है, तो मुझे उसी समय नाम नहीं याद आएगा, और ये दिक्कत मुझे अभी से नहीं है, ये दिक्कत मुझे अपनी जब मेरी स्टूडेंट लाइफ थी तब भी थी, मुझे बुक्स का नाम याद ही नहीं रहता है, पता नहीं क्यों। अब तो थोड़ा सा याद रहना शुरू हो गया है, पहले तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता था। कोई भी फैकल्टी अगर मुझसे पूछ लेती थी कि ऐश्वर्या कौन सी बुक रेफर की है, तो ऐश्वर्या को उसी समय बुक का नाम भूल जाता था, और मैं आराम से अपने दोस्तों का चेहरा देखती थी, यार कौन सी बुक थी, याद ही नहीं, पढ़ा मैंने सब है उससे, लेकिन बुक का नाम मुझे नहीं याद रहता था। ऐसे मुझे नंबर्स नहीं याद रहते थे कि कितना नंबर है कितना नंबर है, तो ये मेरे साथ होता था। तो अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा क्लास, जो मैंने एक चीज़ बोला है एओ ह्यूम वाला, वो एओ ह्यूम में ऑक्टेवियन उनका टाइटल है, ठीक है, और उनका तो इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। जब हम बात करते हैं इसके थियोसॉफिकल सोसाइटी के, तो मैडम ब्लावस्की हैं और ओलकार्ट करके कुछ है, याद नहीं आ रहा है मुझे बिल्कुल भी, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जो महिला द्वारा अध्यक्षता किया गया पहला अधिवेशन था, तो आप सभी को पता चल गया है, एनी बेसेंट द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, Who presided over the Lahore session of 1929 where the पूर्ण स्वराज resolution was passed? अब आप सभी को पता है जब हम लाहौर सेशन की बात करते हैं तो लाहौर सेशन की अध्यक्षता किसने की है, लाहौर सेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई है। और लाहौर सेशन में ही जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आज से इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एम है वो है पूर्ण स्वराज का। अब इसको जानने के लिए आप 1928 का समय लीजिए, थोड़ा सा 1927 1928 का समय चलते हैं। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ है, ठीक है, साइमन कमीशन 1928 में भारत आती है। यहाँ पर साइमन कमीशन का विरोध भारत में बहुत तगड़ा होता है, हर जगह काला झंडा दिखाया जाता है, गो बैक साइमन का नारा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, ठीक है। अब जब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स हैं, जब वो कहते हैं कि हम इससे सेटिस्फाई नहीं हैं, ये गलत हो रहा है, तो जो सेक्रेटरी उस समय हैं भारत के, ब्रिकनहेड, वो क्या कहते हैं, वो भारतीयों को चैलेंज कर देते हैं, कहते हैं कि भाई तुम लोग इतने योग्य ही नहीं हो कि तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सको, और अगर इतने योग्य हो तो चलो करो, फालतू में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हो तुम लोग, इतने योग्य हो तो चलो एक रिपोर्ट बनाओ, तुम लोग भी एक रिपोर्ट बनाओ। अब ये जो ब्रिकनहेड का जो चैलेंज है उसको हमारे लीडर्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस समय मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अब ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू उस समय यंग लीडर्स में हैं। मोतीलाल नेहरू अब जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, तो वो थोड़ा सा बूढ़े हो चुके हैं। इन लोग ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं ये, और 1928 में, क्लास ध्यान दीजिएगा, 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार होती है। नेहरू रिपोर्ट जब बन के तैयार होती है तो इसमें क्या मांग रखी जाती है, डोमेनियन स्टेटस की, डोमेनियन स्टेटस की मांग रखी जाती है, फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, ये सब बात की जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी भी हम डोमेनियन स्टेटस की ही मांग कर रहे हैं, हम पूर्ण स्वराज की कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा नेहरू रिपोर्ट में, और नेहरू रिपोर्ट में ब्रिटिश जो सरकार है उसको 1 साल का समय दिया जाता है कि आप इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करिए। लेकिन आपको पता है कि ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं करने वाली, वो आराम से बैठी हुई है, जो करना है वो करो तुम लोग, समझ में आ रहा, उनको कुछ नहीं करना है। तो अब 1 साल का समय जो रहता है वो बीत जाता है, 1929 का समय आता है, और 1929 में
दिसंबर में लाहौर का सेशन होता है, ठीक है, जिसकी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की जाती है। जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर झंडा फैलाकर कहते हैं कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। आज से हमारी जो डिमांड है वो पूर्ण स्वराज की है और आने वाले 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे, ये डिक्लेयर कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। और इसी के बाद आप देखते हैं 12 मार्च 1930, 26 जनवरी 1930 को तो हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 मार्च 1930 को सॉल्ट मार्च स्टार्ट होता है, ठीक है। सॉल्ट मार्च जो मार्च है आपका स्टार्ट होता है दांडी से साबरमती, पता है ना, साबरमती टू दांडी, ठीक है। और दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी एक मुट्ठी नमक बनाते हैं और क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ये 1930 वाले टाइमलाइन में आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर सी जो है वो आपका सही उत्तर हो गया। क्लियर क्लास, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना? चलिए, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, तो जवाहरलाल नेहरू ये हो गया, याद रखिएगा। अब चलो यहाँ पर देखो, एजर्शन और रीजन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। हर तरीके के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें, कुछ लेंदी क्वेश्चन, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन, अब कुछ आपका एजर्शन रीजन बेस्ड, अभिकथन और कारण बेस्ड। देखिए 1929 का जो लाहौर का अधिवेशन था उसको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है। दूसरा दिया गया, इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित किया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1929 में अब कांग्रेस रिजोल्यूशन पास कर देती है कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ए बोथ आर करेक्ट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है। अगला देखते हैं 1886 के बारे में। चलो 1886 पे पहुंच गए, पीछे चले गए। 1886 कोलकाता सेशन जो है उसको प्रिसाइड किया है दादा भाई नौरोजी ने, बिल्कुल सही है। आपको पता है 1886, 1893 और 906 इन तीनों सेशन को किसने प्रिसाइड किया है? दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रिसाइड किया गया है। 1886 का जो सेशन है वो कोलकाता में हुआ है और 1906 का जो सेशन है वो भी कोलकाता में हुआ है। 1893 का जो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो सेशन हुआ है वो लाहौर में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाली 2 मात्र ऐसे सेशन हैं जो कि भारत के बाहर हुए हैं, वो एक सेशन लाहौर में हुआ है और एक कराची में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। चलो यहाँ पर ध्यान दो, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, नहीं, ये भी गलत, ये गलत है आपका। पूर्ण स्वराज की मांग तो हमने 1929 में की है, ये याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग तो हमने 1929 में की है, पूर्ण स्वराज। और स्वराज की मांग हमने क्या कब की है? 1906 में की है, जिसकी की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया है। तो ये गलत, ये सही, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिए। 1916 के सेशन की बात यहां पर की गई है। 1916 का जो लखनऊ सेशन है वो इंपॉर्टेंट था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, हमने देख लिया। 1960 अंबिका चरण मजुमदार ने जिस सेशन को प्रिसाइड किया है लखनऊ में, उसमें लखनऊ पैक्ट साइन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एट दिस सेशन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग साइन द लखनऊ पैक्ट, ये भी सही है, दोनों बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को लगाते हैं क्योंकि मैंने पहले ही व्याख्या आपको बता दी है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए क्लास, क्या दिया गया है। एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू प्रिसाइड ओवर द INC सेशन। एनी बेसेंट जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला है। ये पहली शब्द गलत है, ठीक है। या तो यहाँ से पहली शब्द हटा दिया जाए या तो यहाँ पर एनी बेसेंट की जगह सरोजनी नायडू लिख दिया जाए, ये याद रखिएगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। 1917 वाला जो सेशन है उसको एनी बेसेंट प्रिसाइड करती हैं, एनी बेसेंट। और 1925 वाला जो सेशन है उसको सरोजनी नायडू प्रिसाइड करती हैं, जिनको कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये तो आपका गलत हो गया, 1917 की अध्यक्षता उन्होंने की है, ये सही है। पहला गलत है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, डी सही उत्तर है। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पर याद रखना, ये तो आपका कलकत्ता में हुआ है, कोलकाता में हुआ है, और ये कहाँ पर हुआ है? कानपुर में हुआ है। क्लियर क्लास? कोई दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें डिस्कस किया है तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ। अगला प्रश्न देखिए।
विच INC सेशन फर्स्ट रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। तो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की बात किस सेशन में की गई है? कानपुर सेशन में, कलकत्ता सेशन में, लाहौर सेशन में या फिर लखनऊ सेशन में? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भी एक डायरेक्ट प्रश्न है। जब हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की, तो इसके गठन की बात कलकत्ता सेशन 1928 में की गई है, जिसकी की अध्यक्षता किसने की है? मोतीलाल नेहरू ने की है। ठीक है, और 1928 का ही समय है जब नेहरू रिपोर्ट भी प्रेजेंट की गई है, तो ध्यान रखिएगा। अब अगर आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है तो एक चीज याद रखिएगा, 1929 और 1928 वाला समय। ठीक है, 1928 का जो सेशन है उसको मोतीलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया है, जिसमें कि नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा की गई है और नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई है। 1929 का जो सेशन है उसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया है, जिसमें कि हमने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। ठीक है, और इसी 1928 वाले सेशन में क्या बोला गया है? यहाँ पर देखिए, भारतीय युवा कांग्रेस के गठन की बात की गई है। याद रहेगा ना? बताओ, क्लियर है? चलो अगला देखते हैं। Who became the INC president in 1938 and advocated for the National Planning Committee? तो 1938 का जो सेशन हुआ है उसकी अध्यक्षता किसने की है? बताओ। अब नाम आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस का, तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने INC के 2 सेशन में मुख्यतः हम देखें तो उनका नाम आता है अध्यक्ष के रूप में। एक 1938 का हरिपुरा सेशन, ठीक है, और एक 1939 का त्रिपुरी सेशन, ये याद रखिएगा। अब आपको पता है 1939 में पहली बार इलेक्शन होता है INC में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जहां पर एक तरफ आपके कौन रहते हैं? सुभाष चंद्र बोस रहते हैं, दूसरी तरफ पट्टाभी सीतारमैया रहते हैं। ठीक है, वोटिंग की जाती है, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं वोट से। पट्टाभी सीतारमैया के फेवर में कौन रहता है? महात्मा गांधी रहते हैं, लेकिन जीतता कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये याद रखिएगा। और कुछ मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी सेशन से रिजाइन दे देते हैं अध्यक्ष पद से, और वो 1940 में क्या करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर देते हैं। अब इनके रिजाइन करने के बाद जो सेशन है त्रिपुरी का, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? राजेंद्र प्रसाद करते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम 1939 वाला जो सेशन था उससे तो पट्टाभी सीतारमैया जो है वो रिजाइन कर देते हैं, क्या आगे कभी फ्यूचर में उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता मिलती है? तो हाँ, उनको अभी आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता मिलेगी। अभी प्रश्न में मैं पूछूंगी आपसे, उत्तर अभी नहीं दे रही, लास्ट वाला जो सेशन है उसमें। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार किस स्थान पर? गांव में आयोजित हुआ था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है पहली बार किस गांव में आपका ऑर्गेनाइज हुआ था? वो था फैजपुर। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये याद रखिएगा। 1937 में फैजपुर में हुआ था, जिसकी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो आप ध्यान दो, 1937, 1938 और 1939 ये JL नेहरू फैजपुर में हुई थी। ठीक है, 1938 सुभाष चंद्र बोस, इसमें भी आपके सुभाष चंद्र बोस खड़े होते हैं। ये आपका हरिपुरा में हुआ था, ये त्रिपुरी में। क्लास दिख रहा है ना? कहीं कहीं ब्लर हो जाता है, आप में से कई स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस सेशन से सुभाष चंद्र बोस अभी रिजाइन कर देंगे। Who presided over the Tripuri session after the सुभाष चंद्र बोस resigned? सेम प्रश्न, तो किसने प्रिसाइड किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, विच सेशन पास द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज? फिर नहीं एक्सप्लेन कर रही हूं, जल्दी से बता दो। 1929 लाहौर सेशन प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज। अगला देखो क्या दिया गया है। The recommendation of पूर्ण स्वराज was made in which of the INC session? लाहौर में। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? लाहौर सेशन में 1929, जिसकी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, एट विच सेशन डिड कांग्रेस अडॉप्ट सोशलिज्म एज इट्स ऑफिशियल गोल? कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवाद को अपना आधिकारिक लक्ष्य घोषित किया गया था? तो बताइए,
1936 में, 1929 में, 1938 में, 1939 में। ठीक है, त्रिपुरी सेशन आपको पता है क्यों फेमस है, क्योंकि इसके बाद सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर देते हैं और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में कौन खड़ा रहता है? पट्टाभी सीतारामैया, जिसको कि सुभाष चंद्र बोस हरा देते हैं। ठीक है, और अध्यक्ष फिर उनके रिजाइन करने के बाद अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। 1938 क्यों फेमस है? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। 1929 क्यों फेमस है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू लाहौर सेशन को प्रिसाइड करते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। बचा कौन सा? 1936 सेशन। 1936 सेशन क्यों फेमस है? क्योंकि इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस किसकी बात करता है? समाजवाद की बात करता है। ये याद रखिएगा। यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो कहते हैं कि मैं समाजवादी हूं। ठीक है, अभी आगे एक प्रश्न है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ये याद रखिएगा 1936 का सेशन। अगला प्रश्न देखिए, इन विच आईएनसी सेशन was the resolution of fundamental right and economic planning was adopted? तो ध्यान दीजिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीतियों पर प्रस्ताव पारित किया गया था? बॉम्बे सेशन 1934, कराची सेशन 1931, लखनऊ सेशन 1960, फैजपुर सेशन। यहाँ पर याद रखिएगा ये अडॉप्ट किया गया था कराची सेशन में। यहाँ पर कराची सेशन की बात करेंगे 1931 में, तो इसकी अध्यक्षता की गई थी वल्लभ भाई पटेल द्वारा, और इसी में फंडामेंटल राइट की बात की थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ये याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों की बात जो ये था प्रस्ताव, उसको पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने 1931 में। सेशन कहाँ हुआ था? कराची में, जिसकी की अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और एक चीज मैंने आपको और बताई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाली 2 मात्र ऐसे सेशन थे जो कि भारत के बाहर हुए थे। एक आपका लाहौर वाला सेशन और एक कराची वाला सेशन। ये याद रखिएगा, इन्हीं 2 जगह भारत के बाहर इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोई अधिवेशन हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? एक जो सेशन था 1893 वाला लाहौर वाला, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। एक 1931 वाला कराची वाला, जिसकी की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल कर रहे हैं। इसी में जवाहरलाल नेहरू फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, और इसी में गांधी जी कहते हैं कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस सेशन में बोला था, किस समय बोला था कि गांधी तो मारा जा सकता है, गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवाद जो है वो हमेशा जिंदा रहेगा। वो इसी सेशन में बोला था। चलो क्लास, आशा करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो। मैं पूरा फोकस कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपको करा दूँ इस सेशन में। ठीक है, अब देखो, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की सिफारिश की गई थी? त्रिपुरी सेशन के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, फैजपुर सेशन के बारे में आपको पता ही है, लखनऊ सेशन है और अहमदाबाद सेशन है। यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। तो बताओ, अहमदाबाद सेशन में होगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका किस समय का है? तो ये आपका 1936 का है। यहाँ पे दोबारा शुरू करने की बात कहनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को गलत कर दो आप। क्यों गलत कर दो? ध्यान दीजिएगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करते हैं तो ये आपका कौन सा समय? 1930 वाला समय। ये आपका हटाओ, इस क्वेश्चन को एक मिनट डिलीट कर दो। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने आपको बताया जब लाहौर सेशन हुआ था आईएनसी का, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आने वाले 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। आने वाले 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया, और ये भी बोला गया कि हम लोग मार्च में क्या करेंगे? मार्च स्टार्ट करेंगे। फिर आपको पता है 12 मार्च को सॉल्ट मार्च स्टार्ट होता है। ठीक है, जो कि आपकी 24 दिन की पैदल यात्रा होती है। कहाँ से? साबरमती से दांडी तक। दांडी पहुंचने के बाद 5-6 अप्रैल रहता है, जब महात्मा गांधी एक मुट्ठी नमक बनाते हैं और भारत में 1930 में, ठीक है, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। इतनी चीजें क्लियर है। अब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होने की वजह से जो आईएनसी होती है वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, पहले गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। लेकिन इंग्लैंड में ये बोला जाता है कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करे। इसीलिए भारत में जो वॉइसरॉय था उसको क्या किया जाता है? बोला जाता है, ध्यान से, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्टिसिपेट करना जरूरी है, क्योंकि इस समय भारत में जो लार्जेस्ट पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इरविन क्या करता है? एक पैक्ट साइन करता है महात्मा गांधी के साथ, तो उसी को गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। और गांधी इरविन पैक्ट के तहत 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर पॉज लगाया जाता है, और आईएनसी को रिप्रेजेंट करने इंग्लैंड में कौन जाते हैं? महात्मा गांधी जाते हैं सरोजनी नायडू के साथ। लेकिन इंग्लैंड में क्या होता है? कम्युनल अवार्ड की बात हो जाती है। ठीक है, और
फिर महात्मा गांधी उदास होकर वापस भारत आते हैं और फिर उनको ले जाके जेल में बंद कर दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर जेल में महात्मा गांधी आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। ये तो इन लोगों का अच्छा है। इन्होंने कम्युनल अवार्ड की बात की मुस्लिम्स के लिए 1909 में, 1919 में उन्होंने बात कर दी सिख के लिए, यूरोपियंस के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए। अब ये कह रहे हैं कि हम किसको देंगे, दलितों को भी देंगे, मैं कुछ नहीं खाऊं पीऊंगा। तो महात्मा गांधी आमरण अनशन करने लगते हैं, जिससे उनकी हालत जो है वो दिन प्रतिदिन खराब होती है। फिर महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट साइन होता है। तो ये सब कौन सा समय चल रहा है, 1932-33 का समय चल रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्लास, यहाँ पर ध्यान दो। 1936 का जो लखनऊ सेशन है वो आप याद रखेंगे कि वहां पर पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने समाजवाद की बात की थी, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, फिर वही क्वेश्चन, द रिजोल्यूशन ऑन सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन विच सेशन। तो मैंने आपको बता दिया, ये लखनऊ सेशन 1936 में। मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया था, तो वो करेक्ट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, एट विच INC सेशन वॉज द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज। ये तो आपको पता ही है, 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे, ये बोल दिया गया था लाहौर सेशन 1929 में। आगे बढ़िए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चुनावों में भाग लेने की बात कही गई थी। तो चुनावों में भाग जो लेने की बात कही गई थी वो किस सेशन में कही गई थी। अब 1935 दिया है, 1940, 1939, 1937, 1936। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, 1937 में आपका इलेक्शन होता है, जिसमें INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जो एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में उभर के आती है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और आपको पता है कि बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती है, रिजाइन भी कर देती है। क्यों रिजाइन कर देती है, क्योंकि कांग्रेस से बिना पूछे ही जो उस समय जो वाइसरॉय था उसने क्या कर दिया था, उसने कह दिया था कि भारत के लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड का पक्ष लेंगे, मतलब ब्रिटिशर्स की पक्ष से लड़ाई लड़ेंगे। तो INC ने कहा भाई आपने किससे पूछा, हमसे पूछा, हम भारत की आज सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। एक बार ये डिक्लेयर करने के पहले कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से आपको पूछना तो चाहिए था कि जो भारतीय हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ना चाहते भी हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं। उसी के चलते आपको पता है INC जो है वो रिजाइन भी कर देती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इतनी चीज़ें क्लियर है। तो ये तो आपका 1936 वाला समय हो गया, क्योंकि आपको पता है 1937 वाले सेशन में, 1937 वाले इलेक्शन अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस लड़ेगी, क्लियर है। और मैंने आपको बता दिया है 1936 वाला जो सेशन है उसमें जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया है। पहली बार हम समाजवाद की बात करते हैं और इसी सेशन में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कभी पूछ लिया जाए कि जवाहरलाल नेहरू ने किस सेशन में कहा था कि मैं समाजवादी हूँ और मेरा जो लक्ष्य है वो समाजवाद की स्थापना करना है, तो वो आपका 1936 वाला सेशन है, ठीक है, लखनऊ वाला। कांग्रेस के किस अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से द्वितीय विश्व युद्ध से तुरंत हटने की सिफारिश की गई थी। ब्रिटिश सरकार से द्वितीय विश्व युद्ध से तुरंत हटने की सिफारिश की गई थी, त्रिपुरी, रामगढ़, बॉम्बे सेशन या फिर कलकत्ता सेशन। तो यहाँ पर याद रखिएगा आप, ये आपका जो सेशन है वो रामगढ़ सेशन है 1940 वाला, ठीक है क्लास। 1940 का सेशन जो है वो महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1940 का जो सेशन है उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हटने की बात कही गई थी, क्लियर रहेगा ना क्लास। ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो महत्वपूर्ण है। और रामगढ़ सेशन को प्रिसाइड किसने किया था, तो आप बताएंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, तो यहाँ पर भी आप बताएंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव भी यहाँ पर पारित किया गया था। चलो अगला देखें, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रांतों के भाषाई पुनर्गठन की बात की गई थी। तो कांग्रेस के भाषाई पुनर्गठन की बात हमने की थी आपके जयपुर सेशन 1948 में। यहाँ पर क्लास आपको जो सेशन इंपॉर्टेंट है वो याद रखने हैं। सबसे पहला सेशन तो मैंने आपको बता दिया, 1940 वाला सेशन जो कि रामगढ़ में हुआ है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसको प्रिसाइड किया है, ठीक है। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भी का प्रारूप हम कह सकते हैं, प्रारूप किसके द्वारा रखा गया है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा, इसके बाद जो सेशन आपका इम्पोर्टेंट है
वो आपका 1948 वाला सेशन इंपॉर्टेंट है जो कि जयपुर में हुआ है और डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया द्वारा इसे प्रिसाइड किया गया है। अभी मैंने आपको बताया था 1939 का जो त्रिपुरी सेशन है उसमें सुभाष चंद्र बोस के सामने कौन खड़े रहते हैं, पट्टाभी सीतारमैया। उस समय तो वो हार जाते हैं और राजेंद्र प्रसाद गद्दी को संभाल लेते हैं अध्यक्ष की, लेकिन बाद में जो आखिरी सेशन है 1948 का जयपुर वाला, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, पट्टाभी सीतारमैया करेंगे। क्लास इतना ठीक है? ठीक है, चलो इतनी बातें ठीक है ना। अच्छा, इसके पहले भी अगर हम देखेंगे 1946 में भी एक सेशन हुआ है, ठीक है, जिसकी की अध्यक्षता जेबी कृपलानी द्वारा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और वो कहाँ पर हुआ है 1946 वाला सेशन, हमारे उत्तर प्रदेश में मेरठ में। क्लियर क्लास? क्लियर? तो यहाँ पे 1940 मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिसमें कि प्रारूप रखा गया था, ये ध्यान दीजिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट का, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप पेश किया गया था किसके द्वारा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा। और आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट भारत में कब स्टार्ट होता है, 1942 में, जहां पर कौन सा नारा दिया जाता है, डू और डाई का नारा, ठीक है। यहाँ पर 1941 से 1946 तक आप देखेंगे आईएनसी के जो सेशंस हैं वो आपके थोड़े बंद रहेंगे और आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, गैर कानूनी संस्था भी घोषित कर दिया जाएगा। फिर 1946 वाला जो सेशन है वो कहाँ पर होगा, मेरठ में होगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जिसकी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, जेबी कृपलानी द्वारा, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद 1948 वाले सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, पट्टाभी सीतारमैया, जो कि कहाँ पर होगा, जयपुर में होगा। क्लियर ना क्लास? याद हो रहा होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच सेशन वॉज द रिजोल्यूशन पास टू लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तो बॉम्बे के समय था, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसको गैर संस्था घोषित कर दिया गया था, तो जो बॉम्बे का सेशन हुआ था वो 1942 में हुआ था, उसमें कांग्रेस गैर संस्था के रूप में काम कर रही थी, तो हम ये नहीं कह सकते अध्यक्षता की थी, आप देखोगे तो लेकिन बॉम्बे सेशन में क्विट इंडिया मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वहां से। अब देखो क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लगाते हैं क्लास, आशा करती हूँ यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, कोई मतलब मैं क्लास में अगर कुछ भी गलत बोल देती हूँ तो मेरे दिमाग में वो चलता रहता है। अब मैंने ऑक्टेवियन ऑलकाट वाला जो बोल दिया मेरे दिमाग में बार बार चल रहा है, तो उसके लिए अगर आपको ख़राब लगा हो तो मतलब आप भूल जाइएगा उसको, ठीक है। तो कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है, हम लोग भी लगातार बोलते हैं तो दिमाग से एक दो चीज़ें स्किप कर जाती है, लेकिन आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, लाहौर, लखनऊ, कराची सेशन, त्रिपुरी सेशन। तुरंत खट से रिवीजन करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन से तुरंत रिवीजन करेंगे, ठीक है। कराची सेशन बताओ 1929, प्रिसाइड किसने किया है, जवाहरलाल नेहरू ने। हमने क्या डिमांड की है, पूर्ण स्वराज की। क्लियर? लखनऊ पैक्ट 1916, प्रिसाइड किसने किया है, अंबिका चरण मजुमदार ने, ये याद रखिएगा, अंबिका चरण मजुमदार ने लखनऊ पैक्ट साइन हुआ है, ठीक है। कराची सेशन 1931 में, ठीक है, किसने प्रिसाइड किया है, वल्लभ भाई पटेल ने, भाई पटेल ने, ठीक है। त्रिपुरी सेशन अगर हम देखेंगे तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस। क्लियर है? अच्छा, कराची सेशन में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड प्रोविजन किसके द्वारा पेश किया गया है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अब अरेंज कर लो, तो सबसे पहले आपको कौन सा मिल जाएगा, 2 मिलेगा ना, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, 2 1 3 4, सही उत्तर क्या हो गया, ए आपका सही उत्तर है। क्लियर है क्लास? कोई दिक्कत? कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होगी तो जरूर बताना मैम को, जरूर बताना, कोई भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में बताना, और बताना क्लास कैसी लगी। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए मेरे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, उसको भी मैं आपको कवर करा दूंगी। मैंने पूरा प्लान रखा है कि जो आने वाला वीक है, मैं आपको बता भी देती हूँ, जो मैंने प्लान किया है कि जो आने वाला वीक है, नेक्स्ट वीक, उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड मैक्सिमम रिवीजन कराऊंगी मैं आपको। मैप के क्वेश्चन है तो मैं मैप की अच्छी क्वालिटी ढूंढ रही हूँ ताकि आपको ब्लर ना पड़े बीच में, ठीक है, अच्छे से जूम करके। तो मैं आपको सारे कॉन्टिनेंट में जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो सारी चीज़ें रिवाइज करा दूंगी, बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है। रिवर, फिर उसके बाद जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, ये सारी चीज़ें,
पूरा वो पढ़ा दूंगी, उसकी चिंता नहीं करना है आपको ज्योग्राफी को लेके। और कोई टॉपिक जहाँ पर अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है पॉलिटी या फिर हिस्ट्री के, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। और क्लास इकोनॉमिक्स के बारे में आप कह रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स की चिंता मत करो, मैं इकोनॉमिक्स की 2-3 क्लास लेके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके कवर करा दूंगी। और बताओ इसके पहले वाले टेस्ट में जो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं समझ में आया है ना? तो बिल्कुल चिंता मत करिए उसकी, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू आईएनसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी कब हुआ है? 1885 में, ठीक है, बॉम्बे में। वो उमेश चंद बनर्जी द्वारा प्रिसाइड किया गया है। पार्टीशन ऑफ बंगाल एनल्ड, मतलब जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो हुआ है पार्टीशन, उसको खत्म कब किया गया? रद्द की बात की गई है, रद्द। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1911 में, ठीक है। सूरत स्प्लिट 1907, रास बिहारी बोस। गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी 1924, बेलगांव। क्लियर है? तो बताओ 1924, 7, 11, 1885, तो 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला देखते हैं, उमेश चंद्र बनर्जी 1885 फर्स्ट प्रेसिडेंट। दादा भाई नौरोजी 3 बार, 1886, 1893, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको एक मिनट, 906। एनी बेसेंट 1917, सुभाष चंद्र बोस 1938, 1939। अरेंज करो जल्दी से, 1 सबसे पहले, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 1 2 3 4, ए आपका सही उत्तर है। कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी, सब रट गया होगा, आशा करती हूँ। अगला प्रश्न क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नागपुर सेशन ये 1930 का समय है, नहीं सॉरी 1920 का समय है, ठीक है। 1920 में ही आपका एनसीएम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था ना, और 1922 चलते चलते क्या हुआ? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया महात्मा गांधी द्वारा। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था, पता है ना। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने क्या कहा कि मैं 1 साल के अंदर स्वराज की प्राप्ति करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 1922 में जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन का वापस ले लेते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में फिर स्प्लिट होता है। प्रो चेंजर्स, नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स क्या कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, जो बाइकआउट कर रहे थे उसको खत्म करेंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठकर अपनी मांग रखेंगे, जिसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू आपको मिलते हैं। ये लोग क्या करते हैं? इलेक्शन लड़ते हैं, काउंसिल में बैठ के अपनी मांग को रखते हैं, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन करते हैं 1923 में। लेकिन जो नो चेंजर्स थे वो अभी भी बाइकआउट वाला, काउंसिल को बाइकआउट करना, जॉब को बाइकआउट करना, इन सब चीज़ों को बाइकआउट करने वाले उसको कंटिन्यू रखते हैं। फैजपुर 1936 का समय है ना ये। फिर लाहौर 1929, त्रिपुरी 1939। तो अरेंज कर लो, सबसे पहले 1, फिर 1 के बाद कौन सा हो जाएगा? 1 के बाद 3 हो जाएगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद चौथा आखिरी, तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 आपका सही उत्तर है, ठीक है। ये किसी दूसरे का एक्सप्लेनेशन है, इसको कैंसिल कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमने कराची, हरिपुर इसकी बात नहीं की है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो सही है। सबसे पहले नागपुर वाला हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद हम लाहौर वाले की बात करेंगे, फिर फैजपुर वाले की बात करेंगे, फिर त्रिपुरी की। चलो अगला देखते हैं। लॉन्च ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 का समय हो गया है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का समय हो गया है। पार्टिसिपेशन इन 1937 हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो ये 1932 का समय हो गया है। इसको आप ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर आपका 4 हो जाएगा, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1 के बाद आपका हो जाएगा 4, ठीक है। 4 के बाद आपका हो जाएगा 3, सॉरी ये वाला नहीं, 1 के बाद
4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है क्लास, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला हम देखें, अरेंज द आईएनसी प्रेसिडेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चलो जल्दी से कर लेते हैं। 1905 के समय, ध्यान दीजिएगा क्लास, यहाँ पर 1905 का समय गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। मोतीलाल नेहरू अगर हम देखेंगे 1919 के समय में हम कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू 1929, यहाँ पर मोतीलाल नेहरू ने 1928 का भी सेशन प्रिसाइड किया, तो 1919, 1928, जवाहरलाल नेहरू 1929, और राजेंद्र प्रसाद तो 1900 ये आपका जब 1939, ठीक है, क्लियर है। तो अब आप इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले तो गोपाल कृष्ण गोखले मिल जाएंगे, उसके बाद मोतीलाल नेहरू मिल जाएंगे 2, फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, फिर राजेंद्र प्रसाद। ए आपका सही उत्तर है। ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ, ठीक है। चलो अब आगे का प्रश्न देखें। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन, एक्सेप्टेंस ऑफ डोमिनियन स्टेटस, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आपको पता है कि पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन जो है वो सबसे पहले होगा, क्योंकि 1929 में ही हमने इसकी डिमांड कर ली है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डोमिनियन स्टेटस, क्विट इंडिया मूवमेंट। हमने एक्सेप्ट तो किया ही नहीं है आईएनसी ने तो एक्सेप्टेंस ऑफ डोमिनियन स्टेटस की मांग, इसको डिलीट करो, ये 1 मिनट इरेज करो। हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग तो नेहरू रिपोर्ट में एक्सेप्ट की थी, उसके बाद हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन तो 1942 का समय है, ठीक है, और बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग आती है। तो यहाँ पर आप अगर करोगे तो वैसे क्लास एक्सेप्टेंस तो लिखना नहीं चाहिए, या तो नेहरू रिपोर्ट लिखना चाहिए था, ज़्यादा सही रहता। तो उस हिसाब से 3 हो जाएगा, 3 के बाद हम देखेंगे तो हमारा पूर्ण स्वराज की मांग हो जाएगी, फिर हमारा हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट, नहीं गलत है ये, 3, 2, 1, 4, ये वाला आप इसको सही मान सकते हैं, ए को आप सही मान सकते हैं। नेहरू रिपोर्ट में हमने डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट करने की बात की थी, ठीक है। फिर उसके बाद 1929 में लाहौर सेशन में हमने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी, 1934 में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की थी, और फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। तो चलो ये आज की क्लास का आखिरी भी सेशन था, आखिरी क्वेश्चन था। तो अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। मैंने आपको रिवाइज कराने का प्रयास किया पूरे सेशंस को, एग्जाम के पहले एक बार और रिवीजन करा दूंगी नए प्रश्नों के साथ, ठीक है। लेकिन आज हमने क्या किया, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, हमने आसान प्रश्नों को भी देखा, हमने कठिन प्रश्नों को भी देखा, हमने एजर्शन रीजन बेस्ड प्रश्नों को भी देखा, प्लस हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के भी प्रश्नों को देखा। तो हमने हर तरीके के प्रश्नों को देखा जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में मैम को जरूर बताइएगा कि आपके लिए ये सारी क्लासेस उपयोगी हैं कि नहीं, और कौन से टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं आने वाले टेस्ट में कवर करूं, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो धन्यवाद क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आशा करती हूँ आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। थैंक यू क्लास।